मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज के इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, प्राविधिक शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद जी, गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, राजेश त्रिपाठी जी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जेपी सैनी जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, विधान परिषद सदस्य श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी जी, निदेशक प्रचालन पावर ग्रिड श्री नवीन श्रीवास्तव जी, निदेशक स्वतंत्र प्रभार पावर ग्रिड से शिव तपस्या पासवान जी, कार्यपालक निदेशक उत्तरी क्षेत्र से योगेश कुमार दीक्षित जी, कार्यपालक निदेशक सीएसआर श्री जसवीर सिंह जी, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभी विश्वविद्यालय के आचार्यगण, यहां के फैकल्टी मेंबर्स और सभी छात्र छात्राएं, उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में दो बड़े कार्यक्रमों के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक वर्ल्ड क्लास फॉरेंसिक लैब का उद्घाटन यहां पर आज अभी कुछ ही देर पहले संपन्न हुआ है, और दूसरा यहां की बालिकाओं के लिए पावर ग्रिड के सीएसआर से 144 बेडेड गर्ल्स हॉस्टल के शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं इन दोनों परियोजनाओं के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को हृदय से बधाई देता हूं। पावर ग्रिड को वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर बालिकाओं की सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए और उनके स्वावलंबन से जुड़ी हुई इस महत्वपूर्ण परियोजना के लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि पावर ग्रिड ने अभी अपनी उपलब्धियों के बारे में जो हम सबके सामने व्यापक अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत किया है कि कैसे उन्होंने 400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उत्तर प्रदेश के अंदर सीएसआर मद से अलग अलग संस्थानों में योगदान देने के लिए, एम्स गोरखपुर में भी उन्होंने सीएसआर से एक अच्छी राशि दी है, जिसमें जो भी पेशेंट आएगा उनके अटेंडेंट के लिए रहने की व्यवस्था और पार्किंग के लिए एक बेहतरीन केंद्र एम्स गोरखपुर में निर्माणाधीन है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेजेस में कहीं मरीज के अटेंडेंट के लिए, कहीं पर सीटी स्कैन मशीन, कहीं एमआरआई मशीन, वाराणसी के कैंसर इंस्टीट्यूट में उन्होंने कैंसर के उपचार के लिए, रेडिएशन के लिए जो अत्याधुनिक मशीन उपलब्ध होती है, वह भी पावर ग्रिड ने वहां पर उपलब्ध करवाई थी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब वह इंस्टीट्यूट प्रधानमंत्री जी ने खोला था तो उस समय एक लीनियर एक्सेलरेटर उनके पास था। पेशेंट की संख्या ज्यादा थी, वेटिंग बहुत ज्यादा था। मैंने एक बार टाटा इंस्टीट्यूट से इसके बारे में चर्चा की थी।
उन्होंने अपनी लाचारगी व्यक्त की कि हमारे पास एक ही मशीन है। तो मैंने उस समय मुख्यमंत्री राहत कोष से उन्हें 26 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए थे। उन्होंने दूसरी मशीन ली और मुझे आज सुन करके देख करके भी अच्छा लगा, क्योंकि लोकार्पण कार्यक्रम में मैं स्वयं वाराणसी में था। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जब वो कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब तीसरी मशीन वहां पर पावर ग्रिड ने भी उपलब्ध करवा दी है, जो वेटिंग को न्यूनतम लाने में सफलता प्राप्त करेगी, हर व्यक्ति को व्यापक राहत उपलब्ध करवाएगी। वास्तव में बेटी सुरक्षित हो, उसका सम्मान हो और स्वावलंबन के पथ पर वह अग्रसर होकर के नए भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन प्रभावी ढंग से कर सके, इस दृष्टि से उस प्रकार की सुविधाएं आज की आवश्यकता है। आप याद करिए, आज हॉस्टल बन रहे हैं। हर बड़े महानगर में हम कामकाजी महिलाओं के लिए श्रमजीवी हॉस्टल का निर्माण भी कर रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए किसी भी समाज में सुरक्षा का मानक क्या हो सकता कि अगर महिलाएं बिना किसी भय के कार्य करने के लिए निकल रही हैं, तो वह एक सुरक्षा के बेहतर परिणाम को प्रदर्शित करता है। 2017 के पहले यह एक चुनौती थी। मध्य यूपी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारे परिवार ऐसे थे जिन्होंने बेटियों को पढ़ने के लिए यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या फिर कहीं उन्होंने रिश्तेदारों के यहां भेज दिया था। और आज मुझे अच्छा लगता है, वह पश्चिमी यूपी हो या पूर्वी यूपी या मध्य यूपी या बुंदेलखंड, आज बेटी अपने घर से पढ़ने के लिए जाती है, शहरों में कार्य करने के लिए जाती है। और इन 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश के अंदर वीमेन वर्कफोर्स, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी हो या निजी क्षेत्र में, यह 12% से बढ़कर के अब 36% को क्रॉस कर चुका है। यानी 2017 के पहले जो कामकाजी महिलाओं की संख्या थी वह 12% से कम थी, आज वो बढ़कर के 36% पहुंच चुका है। और मैं मानता हूं कि जब अगला चुनाव आएगा तो रवि किशन की सीट पर भी कोई महिला दावेदार हो सकती है। देखिए, लोग चाहते हैं कि आपसे छुट्टी मिल जाए। क्योंकि नारी शक्ति बंधन अधिनियम अब संसद से पास हो चुका है और प्रधानमंत्री जी की इच्छा भी है कि 2029 के चुनाव में ये लागू हो जाए। लेकिन उनकी सीट पे असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि महिलाओं के लिए एक अतिरिक्त सीट बन जाएगी। लेकिन यह एक सुखद अनुभूति का है कि जब समाज में महिला और पुरुष का भेद समाप्त हो, बेटी और बेटे के बीच में भेद करना अभिभावक बंद करे, तब विकास की रफ्तार कई गुना बढ़ पाएगी, तभी ये स्पीड बढ़ पाएगी, तभी स्टेबिलिटी आएगी। और उस स्पीड के लिए आवश्यक है कि हमें समाज में भेदभाव को हर एक स्तर पर समाप्त करना है, हर एक स्तर पर समाप्त करना है। लेकिन उस प्रकार की सुविधाएं भी हमें देनी पड़ेंगी। और ये छात्रावास जो पावर ग्रिड के द्वारा बनाया जा रहा है, मैं यहां पर नवीन श्रीवास्तव जी को, दीक्षित जी को, शिव तपस्या पासवान जी को और उनकी इस पूरी टीम को
जसवीर सिंह जी को, पावर ग्रिड कारपोरेशन के पूरे परिवार को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने यहां पर देखा। वैसे भी हमारे योगेश कुमार दीक्षित जी यहां के पुरातन छात्र हैं, तो ये उनके द्वारा गुरु भक्ति के लिए और अपनी संस्था के प्रति कृतज्ञता स्वरूप प्रदान किया गया एक उपहार भी है। और नवरात्रि में हम लोग इस आयोजन के साथ जुड़ रहे हैं। मैं इसके लिए खासतौर पर दीक्षित जी को, योगेश कुमार दीक्षित जी को इसके लिए बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। बहनों और भाइयों, आज हमारा जो सबसे महत्वपूर्ण दायित्व बनता है कि हम समय के अनुरूप अपने आप को अपडेट करें। अभी हमने यहां की अत्याधुनिक फॉरेंसिक लेबोरेटरी को देखा है। इसमें अलग अलग प्रकार के हमें साइबर अपराध को रोकने के लिए कैसे कार्य करना है, कैसे हमें मोबाइल के फॉरेंसिक इनपुट को लेकर के अपराध के एनालिसिस करने की दिशा में आगे बढ़ना है, डीप फेक के मामले को कैसे हम नियंत्रित कर सकते हैं, कैसे हम डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, इस सब से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी इस लेबोरेटरी के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। अगर हम आज इस समय के अनुरूप नहीं चले होते तो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इस प्रकार की लैब नहीं आ पाई होती। दो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक की केवल 2 ए ग्रेड की लैब थी। आज यूपी के अंदर हमारे पास, यूपी पुलिस के पास, यूपी में 12 ए ग्रेड की फॉरेंसिक लैब हैं। 12, 6 निर्माणाधीन हैं और वर्ल्ड क्लास उत्तर प्रदेश का, यूपी पुलिस का फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में बन करके वह एक नए पाठ्यक्रम को वहां पे बीटेक एमटेक के पाठ्यक्रम को प्रारंभ कर चुका है। 3 नए कानून लागू होने के बाद पूरे देश के अंदर 7 वर्ष से ऊपर की सजा के लिए किसी भी आपराधिक मामले में यह अनिवार्य किया गया है कि इसमें फॉरेंसिक एविडेंस आवश्यक है। अगर फॉरेंसिक एविडेंस नहीं तो अपराधी छूट जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में प्रत्येक जनपद में 2-2 मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी उपलब्ध करवाई है। आप सोचो, समय है 9 वर्ष, लेकिन इसी में 12 फॉरेंसिक वर्ल्ड क्लास की लैब भी बनी है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी बना है, 6 निर्माणाधीन भी है और 75 के 75 जनपदों में हमने मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दे दी है। अब इतना मैन पावर कहां से आएगा? क्योंकि पहले हमारे विश्वविद्यालयों में, हमारे तकनीकी संस्थानों में फॉरेंसिक लैब नहीं थी, साइबर क्राइम से जुड़ी हुई लैब नहीं थी, एआई लैब नहीं थी, हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी लेबोरेटरी नहीं थी, रोबोटिक्स से जुड़ी हुई कोई लाइब्रेरी नहीं थी, कोई भी इस प्रकार की लेबोरेटरी हमारे पास उसका अभाव था। और हमें वर्तमान में अपने आप को तैयार भी करना था। आज हम लोगों ने तेजी के साथ इसका विस्तार किया। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किया, इतना ज्यादा मैन पावर आएगा कैसे? भाई, हम 12 फॉरेंसिक लैब स्थापित कर दे रहे हैं, वो भी ए ग्रेड के।
अपने आप में एक इंस्टीट्यूट होता है। 6 निर्माणाधीन है और एक वर्ल्ड क्लास का हम लोगों ने फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी, यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में स्थापित किया है। आप वहां की लेबोरेटरी को देखेंगे या ये लैब्स को देखेंगे, ड्रोन टेक्नोलॉजी से, स्पेस साइंसेस से, साइबर क्राइम से, डीएनए की लैब्स देखेंगे। एक एक लैब्स वहां 2.5 से 5 करोड़ के बीच में बनी है और कितनी अच्छी हाई क्लास की लैब बनी हुई है। उन लैब्स में कैसे पाठ्यक्रम के साथ साथ हम इतने मैन पावर को कैसे तय वहां पे सुनिश्चित करेंगे, हम लोगों ने यूपी फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को ही जिम्मेदारी दी कि भाई हमें जो ए ग्रेड की लैब्स हैं उसके लिए तो डिग्रीधारी हमें फैकल्टी भी चाहिए और उस प्रकार का टेक्निकल हैंड्स भी चाहिए, लेकिन फॉरेंसिक एविडेंस के लिए हमें टेक्नीशियन चाहिए। इनको एक साथ सैकड़ों की संख्या में इनकी ट्रेनिंग के कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए और फिर हम लोगों ने उनके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार किया, कैसे फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जाता है, कैसे साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जाता है, कैसे आम जनमानस को हम इससे बचा सकते हैं, और इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया। आज आप देख रहे होंगे जब हम 17 में आए थे तब उत्तर प्रदेश के अंदर केवल 2 साइबर थाने थे। आज 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश के अंदर फॉरेंसिक थाने हैं और 1681 थाने हैं। हर थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क भी है। साइबर हेल्प डेस्क में एक पहले से साइबर अपराध को कंट्रोल करने के लिए और इसके बारे में व्यापक जानकारी देने के लिए भी एक स्किल मैन पावर वहां पर मौजूद रहता है, जो लोगों को इसके बारे में बताता है। कोई भी आता है उसको बताता है क्या इसमें होना चाहिए, आगे का हमारा स्टेप क्या होना चाहिए, और इस दौरान साइबर थाने के माध्यम से हम उसको कंट्रोल करने की दिशा में कार्य भी प्रारंभ करते हैं। सैकड़ों करोड़ रुपए इस दौरान उत्तर प्रदेश के साइबर थानों ने साइबर अपराधियों से बचाने में सफलता प्राप्त की। पहले 2 फॉरेंसिक लैब थी यूपी में, अपराध होता था वर्षों तक, एविडेंस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आती थी, परिणाम था अपराधी छूट जाता था। आज अपराधी छूटेगा नहीं, आज अपराधी के गले तक पुलिस का हाथ होता है और अपराधी को सजा करवाने में फॉरेंसिक एविडेंस उसका सहयोग करता है और अपराधी सजा पाता है और एक पीड़ित व्यक्ति न्याय पाता है। यह तेजी के साथ बढ़ रही आज की आवश्यकता के अनुरूप सरकार के द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाने का परिणाम है। और उत्तर प्रदेश राज्य इसमें क्यों पीछे रहे? क्योंकि जब हम यूपी जैसे राज्य की बात करते हैं, भारत की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, 17 के पहले पहचान के संकट के लिए मोहताज था, लेकिन हमने इस आबादी को केवल आबादी नहीं माना। लोग हमें शक की निगाहों से देखते थे। हम लोगों ने कहा नहीं, हमारी जो ये आबादी है ये भारत का सबसे अच्छा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ये हमारी पूंजी है, ये भारत का स्किल वर्कफोर्स है, हम उसको उसके योग्य बनाएंगे और उस कार्यशील पूंजी को आगे बढ़ाने का दायित्व जब सरकार ने लिया, अलग अलग फील्ड में हमने लिया, अलग अलग क्षेत्र में हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया। आज युवाओं की स्किल के लिए, इनोवेशन के लिए, टेक्नोलॉजी से जोड़कर उसे हमने मार्केट रेडी और इंडस्ट्री रेडी वर्क फोर्स में बदलने का काम किया है। लोग कहते हैं कि कैसे हुआ? हमने कहा यह मौजूद था,
इच्छा शक्ति का अभाव था। यहां का युवा प्रतिभाशाली था, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी। जाति के नाम पर बांटने वाले लोग कहां इस ताकत को समझते? नकारात्मकता जिनके मन में हो, समाज के प्रति नफरत का भाव जिनके मन में हो, वे कहां उस ताकत को समझेंगे? हमने कहा यूपी केवल भारत का कंज्यूमर बेस ही नहीं है, वह भारत का डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है। हमें यहां के युवाओं को स्किल करना था, इनोवेशन के साथ जोड़ना था, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना था, और इन सब के साथ जोड़ने का परिणाम क्या था? मार्केट भी उसके सामने है और इंडस्ट्री भी उसका हाथ फैलाकर के स्वागत करने को तैयार है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर, 3 करोड़ से अधिक लोग आज के दिन पे यूपी के एमएसएमई यूनिट में काम कर रहे हैं। 2017 के पहले एक प्रकार से यह सिक हो चुका था, बंदी के कगार पर था, और परिणाम क्या था? यूपी बीमारू हो रहा था। सड़कों की स्थिति दयनीय थी। हम लोग जब 17 में आए थे, खराब स्थिति थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। सड़क है कि गड्ढा है, कुछ भी पता नहीं होता था। आज तो ये देश का एक्सप्रेस वे स्टेट हो गया है। सबसे ज्यादा मेट्रो का संचालन यूपी के अंदर आज के दिन पे हो रहा है। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट आज के दिन पे यूपी के पास है, और अभी हम लोग इस दिशा में काफी प्रगति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में मैं आज इस बात के बारे में बताना चाहूंगा कि भारत के अंदर वर्तमान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग का जितना भी काम हो रहा है, उनमें 55% अकेले यूपी कर रहा है। यूपी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भारत के अंदर जितना भी बन रहा है, उनमें से 60% अकेले यूपी के माध्यम से ही वे सब बनाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यूपी के अंदर अलग अलग क्षेत्र में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आज आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। कानपुर लेदर और ड्रोन का हब बना है। हमारा पूर्वी यूपी ये एग्रीकल्चर के साथ साथ एमएसएमई के नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और एआईसीटी के रूप में अपने आप को स्थापित कर रहा है। बुंदेलखंड डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही 56,000 एकड़ में फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और फार्मा पार्क के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। ये नए यूपी की वह तस्वीर है जिसमें हमने उत्तर प्रदेश को उसके टैलेंट को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके और इंडस्ट्री के इस हब के रूप में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की है। आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप और डाटा सेंटर से लेकर के एमएसएमई और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के सभी कार्य आज के दिन पे यूपी के अंदर हो रहे हैं। साइबर, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल, एग्रीटेक, फिनटेक, डीप टेक, हेल्थ टेक, टूरिज्म, हॉस्पिटलिटी, स्पोर्ट्स जैसे क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अभी हम लोगों ने 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी के लिए बनाने के लिए जो हम लोगों ने अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाया है। अभी हाल ही में मैं स्वयं जापान गया था और जापान के पास ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का एडवांस टेक्नोलॉजी है। अभी जापान की वो टीम यूपी के अंदर आ रही है और उसी दिशा में कार्य करने के लिए हम लोगों ने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को भी चयन किया है कि मदन मोहन मालवीय उस ग्रीन हाइड्रोजन को एनर्जी के रूप में
क्योंकि आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर देश की दुनिया की सबसे उर्वरा भूमि ही नहीं है, बल्कि सबसे अच्छा जल संसाधन भी है। और जल, इसमें अगर आप देखेंगे जल के फॉर्मूले को ही अगर आप देखेंगे, 2 मात्रा हाइड्रोजन की है और 1 मात्रा ऑक्सीजन की है। ये 2 मात्रा को आप एनर्जी में बदल देंगे तो उत्तर प्रदेश तो एनर्जी के एक नए केंद्र के रूप में दुनिया के अंदर अपने आप को स्थापित कर देगा। आपको पेट्रोल और डीजल पे फिर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारा किसान भी है और आपका, यानी वो इथेनॉल से भी एनर्जी दे देगा और आप ग्रीन हाइड्रोजन से दे देंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के साथ उसको जोड़ देंगे। ये ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर देगा और हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा कि इस दिशा में कार्य हो रहे हैं। आईआईटी कानपुर और एसजीपीजीआई लखनऊ के साथ हम लोग आज मेडटेक पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही डीप टेक पर आईआईटी कानपुर और आईआईटी बीएचयू के साथ हम काम कर रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीटेक पर वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश सरकार कार्य को आगे बढ़ा रही है। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के 28 जनपदों को इसके लिए चयन किया है और बुंदेलखंड के जनपदों को इसके साथ जोड़ा है, जहां पे एग्रीटेक पर राज्य सरकार तेजी के साथ इसे आगे बढ़ाते हुए इसमें निवेश, इसमें नवाचार और इसके माध्यम से रोजगार के नए नए द्वार खोलने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ा है और आज का एक समारोह उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय परिवार को इस नवीनतम जो फॉरेंसिक लैब है, इसके उद्घाटन के अवसर पर विभागीय मंत्री श्री आशीष पटेल जी को, विश्वविद्यालय के कुलपति और विश्वविद्यालय के सभी यहां पे संकाय के जितने भी हमारे आचार्यगण हैं, सदस्यगण हैं, सभी छात्रों को इसके लिए बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं पावर ग्रिड को, जिन्होंने मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय को बालिकाओं के छात्रावास के लिए आज सीएसआर मद से धनराशि उपलब्ध करवाई है। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जितने भी हमारे आज के इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के केंद्र, उसे हमें आज के दिन पर आज की उस आवश्यकता के अनुरूप हमें कार्य करना होगा। अभी यहां गोरखपुर में हम लोग एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के प्रारंभ कर रहे हैं और ये महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसको आगे बढ़ा रहा है, जिसमें एआई लैब्स, ड्रोन, साइबर क्राइम, स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ ही रोबोटिक की भी, 3D प्रिंटिंग की भी, इन सभी से जुड़ी हुई वर्ल्ड क्लास लैब्स बन चुकी है। और वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों की स्किलिंग का एक बेहतरीन केंद्र बनकर के यहां पे, जो मैंने पहले भी कहा कि आज की आवश्यकता के अनुरूप हम स्किल मैन पावर यहां की इंडस्ट्री को भी, देश को भी उपलब्ध करवाने के लिए इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और इन विश्वविद्यालयों को, तकनीकी संस्थानों से हम उपलब्ध करवाने में सहभागी बन पाएंगे। 15 अप्रैल को हम लोगों ने प्रस्तावित किया है गोरखपुर के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को उद्घाटन करने का, और इसमें हमने टाटा सन्स के चेयरमैन को स्वयं बुलाया है कि वे भी यहां पर रहें। यहां के युवाओं के साथ उनका संवाद का एक कार्यक्रम भी इस अवसर पर हमने रखने का कार्यक्रम बनाया है कि यहां के नौजवानों की प्रतिभा को देखने का अवसर भारत के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपति को और औद्योगिक समूह को भी गोरखपुर के अंदर देखने को प्राप्त होगा। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से इस वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर जो ये उपलब्धि विश्वविद्यालय को प्राप्त हुई है, इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार को मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको रामनवमी की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।
आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।